हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द सी वैल्यू पैराडॉक्स। आप जानते हो कि सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है वो डीएनए कंटेंट के बारे में होता है। और ये सी वैल्यू क्या होता है, उसके बाद जो सी वैल्यू पैराडॉक्स जो होता है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिटेल में टैली करेंगे। जैसे आप जानते हो कि सेल बायोलॉजी का जो यूनिट है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में बॉटनी ऑप्शनल के लिए, तो इसमें ये 12th लेक्चर है। तो इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आपने वो आप तक वीडियो चेकआउट नहीं किया तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से ऑन द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जो है रेगुलर वीडियो के लिंक्स और नोट्स को अपडेट किया जाता है, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। ओके, सो लेट्स बिगिन द सी वैल्यू पैराडॉक्स। नाउ कंसीडर द फर्स्ट पॉइंट। द सी वैल्यू पैराडॉक्स is the amount of DNA in the haploid genome that does not seem to correspond strongly with the complexities of an organism, and one C value is extremely varying। देखिए, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है। सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है किसी भी हैप्लॉइड सेल में, जो हैप्लॉइड सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, हैप्लॉइड सेल को हम जनरली एन से डिनोट करते हैं। जैसे डिप्लॉइड सेल को ट्वाइस एन लिखते हैं, ट्रिप्लॉइड सेल को 3n लिखते हैं, तो हैप्लॉइड सेल को हम एन से डिनोट करते हैं। तो दैट इज एन नंबर ऑफ जो डीएनए है यहाँ पे, जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ डीएनए या फिर जो हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए जो ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसा देखा गया है कि एक बहुत वेरी करता है। और जो ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसके साथ ये मैच नहीं करता है। मतलब ये है कि अगर कोई सिंपल बैक्टीरियम है तो हम बोल सकते थे कि इसमें फॉर एग्जांपल इसमें 10 जीन्स है, ठीक है। और फिर अगर उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स प्लांट है, उससे भी मतलब यूकैरियोटिक वाला कोई प्लांट है, तो हम ऐसे बोल सकते थे कि उसमें 1000 जीन्स रहते होंगे, राइट। जैसे कि 10 जीन्स होंगे सिर्फ सिंपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, तो 1000 जीन्स होंगे यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। जो भी हैप्लॉइड कंटेंट निकाला जाता है, हैप्लॉइड जो डीएनए का अमाउंट निकाला जाता है हर एक ऑर्गेनिज्म से, ऐसा देखा गया है कि वो करस्पॉन्ड नहीं करता है। इट डज नॉट स्ट्रांगली करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वो करस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब वो मैचिंग नहीं है। कि जैसे हम अगर देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल सबसे पहले अगर वहां पे देखा जाए तो बैक्टीरियल सेल होती है। फिर प्रोकैरियोट सेल से अगर बाहर निकले तो हम यूकैरियोटिक में देख सकते हैं कि प्रोटिस्ट का यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। फिर मल्टीसेलुलर वहां पे प्लांट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर वहां पे एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ से बैक्टीरिया से लेके जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, फिर अगर यूनिसेलुलर अलगी ली जाए कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, उसके बाद हायर प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स को लिया जाए, तो हम ऐसा जनरलाइजेशन कर सकते थे कि यहाँ से जीन्स का नंबर बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। ये जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है डीएनए का कंटेंट हैप्लॉइड सेल में नहीं बढ़ता है। तो ये जो वेरीनेस आता है या फिर जो एक्सट्रीमली वेरिएबल कंडीशन वन सी वैल्यू में यहाँ पे आती है, इसी को बोला जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स। क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि ये अमाउंट करस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है, इसीलिए वहाँ पे पैराडॉक्स ये टर्म यूज की जाती है। अब ये जो है यहाँ पे वन सी वैल्यू दिया गया है। ये जो सी वाला वर्ड है दैट इज वन सी, टू सी, ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ये स्विफ्ट ने सबसे पहले यूज की थी। और वन सी का मतलब यहाँ पे होता है कंटेंट, मतलब सिंगल कंटेंट, डबल कंटेंट, ऐसा उन्होंने वो वर्ड यूज किया था। इसलिए आपको कभी वो वन सी, टू सी इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी दिख सकते हैं, या फिर हम हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड ऐसे टर्म हम यूज करते हैं टू शो द डीएनए कंटेंट, कि डीएनए कंटेंट उसके अंदर कितना है। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स में होता क्या है कि हम अमाउंट ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कंसिडर करते हैं। ओके, एन नंबर ऑफ डीएनए जो है हैप्लॉइड डीएनए हम कंसिडर करते हैं। और देखा गया है कि ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ जो है ये मैच नहीं करता है। और मैच नहीं करता है इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे क्या है, सी वैल्यू का पैराडॉक्स है। ओके, क्योंकि वहां पे जो वन सी वैल्यू है उनमें डिफरेंस बहुत है, इट इज एक्सट्रीमली वेरिएबल। ऐसा होना चाहिए था कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज आगे आगे बढ़ती गई प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक, तो वहां से जीनोमिक कंटेंट या फिर हैप्लॉइड जो डीएनए था उसका कंटेंट बढ़ते जाना चाहिए था, उसका नंबर ऑफ जीन्स बढ़ते जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है कि हमेशा ट्रू नहीं है। और ट्रू नहीं है और क्यों नहीं है ये पता नहीं है, इसीलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, पैराडॉक्स। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके लिए। सी, ऑल द सेल्स इन द ऑर्गेनिज्म कंटेन द सेम डीएनए कंटेंट। ठीक है, अगर कोई एक स्पीसीज, अगर ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी के सेल्स, अगर आप कोई भी सेल्स ले लो ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे कुछ वेरिएबल सेल्स आपको मिलेगी। अगर सारी सेल्स डिप्लॉयड है तो सारी सेल्स में इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए आपको मिलेगा एक स्पीसीज में। अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की स्पीसीज को कंसिडर करते हैं, यानी होमोसेपियन सेपियन को कंसिडर करते हैं, तो वहां अगर डिप्लॉयड सेल अगर आप लोग है, ट्वाइस एन वाला डिप्लॉयड सेल, तो सारे ट्वाइस एन डिप्लॉयड सेल्स में आपको सेम अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा। उसके बाद जो गैमेट्स होते हैं विच आर हैप्लॉइड एंड देयरफॉर हैव द हाफ ऑफ द डीएनए कंटेंट, दैट इज वन सी कंटेंट। अगर आप ह्यूमंस के ही गैमेट्स लोगे तो वो हैप्लॉइड होगा गैमेट, तो फिर वो डिप्लॉयड गैमेट से एग्जैक्टली हाफ होगा। ठीक है, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए वहां पे होगा। उसी तरह कुछ टिश्यूज है, जैसे लिवर हो गए, लिवर के अंदर जो कुछ कंटेन ऑकेजनल सेल्स विच आर पॉलीप्लॉइड, मतलब ये 3n, 4n, 5n या फिर 8n यहाँ पे हो सकते हैं, तो इसे पॉलीप्लॉइड ही कहते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्वाइस से ज्यादा होता है या फिर डिप्लॉइड से जो ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड कहते हैं। एंड देयर न्यूक्लियर मे हैव करस्पॉन्डली हायर डीएनए कंटेंट, दैट इज 4c और 8c। सो जो हैप्लॉइड जीनोम है, हैप्लॉइड जीनोम में वहां पे हो सकता है कि 1c वहां पे डीएनए कंटेंट हो,
डिप्लॉयड में कितना होता है, डिप्लॉयड में होता है 2C डीएनए कंटेंट, और उसी तरह जो टेट्राप्लॉयड होगा, टेट्राप्लॉयड में होगा 4C, उसी तरह ऑक्टेप्लॉयड में क्या होगा, इट्स 8C। तो ये अगर एक स्पीसीज कंसिडर की जाए ह्यूमंस की या फिर किसी भी एनिमल की या फिर किसी भी प्लांट की, तो जो ये डीएनए का कंटेंट होता है उनके हर एक सेल में, वो नियरली हमें कांस्टेंट दिखाई देता है, अनलेस वहाँ पे कोई प्लॉइडी लेवल ना बढ़ाई जाए। अगर ह्यूमंस के हैप्लॉइड गेमेट्स है तो सारे हैप्लॉइड गेमेट में 1C कंटेंट एक जैसा होगा, डिप्लॉइड जो सेल्स है उसमें 2C कंटेंट एक जैसा होगा, टेट्राप्लॉइड सेल्स में 4C कंटेंट एक जैसा होगा, और ऑक्टाप्लॉइड में 8C कंटेंट एक जैसा होगा। लेकिन ये एक ही स्पीसीज के लिए हम बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के लिए। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक ही स्पीसीज कंसिडर की जाए, सारे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करो आप और कोई भी एक स्पीसीज उसमें से लो, तो इन इस एक स्पीसीज में आपको कांस्टेंट नंबर ऑफ जो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या फिर ऑक्टेप्लॉइड नंबर जो है डीएनए का, या फिर जो अमाउंट है डीएनए का, वो एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। नाउ सी, Thus, each species has the characteristic content of DNA। इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक जो स्पीसीज होती है, कोई भी एक स्पीसीज अगर आप लेते हो तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट ऑफ डीएनए होता है। मतलब जो मास है डीएनए का वो कांस्टेंट होता है उस एक स्पीसीज के मेंबर्स में। मतलब कोई भी अगर आप एक स्पीसीज लेते हो, फॉर एग्जांपल आप अजररैक्टा इंडिका लेते हो जिसको हम नीम कहते हैं, नीम प्लांट के सारे सेल्स में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स में सब हाफ डीएनए होगा, डिप्लॉइड सेल में वहां पे डबल डीएनए होगा, लेकिन ये डीएनए का जो मास है, जो डीएनए का अमाउंट है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस सेल्स में, विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीसीज एंड हैज दस बीन कॉल्ड एज सी वैल्यू। तो ये जो कांस्टेंटनेस आती है एक स्पीसीज के सेल्स के अंदर, मतलब ह्यूमंस का एक स्पीसीज लिया या फिर अजररैक्टा इंडिका यानी नीम का अगर एक ही स्पीसीज लिया, राइट, उसी तरह मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो का अगर एक ही स्पीसीज लिया और उनके अंदर सारे सेल्स अगर आपने टैली किए, चाहे वो ट्वाइसियन हो, ओके, 4n हो, 8n हो, या फिर वो हैप्लॉइड नंबर हो n, राइट। उसी तरह नेम में अगर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या फिर ऑक्टेप्लॉइड अगर आप सेल कंसिडर करते हो, मैंगो में भी सेम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या फिर ऑक्टेप्लॉइड अगर सेल आप कंसिडर करते हो, तो इन सब में जो है डीएनए आपको कांस्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, एक स्पीसीज के अंदर हमें हर बार कांस्टेंट डीएनए देखने को मिलता है। अगर आप कंपेयर करो हैप्लॉइड सेल या फिर कंपेयर करो डिप्लॉइड सेल या फिर कंपेयर कीजिए आप टेट्राप्लॉइड सेल, आपको हर बार जो है वहां पे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी डीएनए की। ये जो कांस्टेंटनेस है एक स्पीसीज के अंदर, इसको बोला जाता है सी वैल्यू। ओके, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, सी वैल्यू। दस सी वैल्यू इज द अमाउंट इन द पिकोग्राम्स। देखिए इसे पीजी से डिनोट किया जाता है, इट्स अमाउंट इन पिकोग्राम्स। जो डीएनए होता है उसको पिकोग्राम में वहां पे गिना जाता है। ओके, तो ये यूनिट याद रखना है, विच इज कॉल्ड द पिकोग्राम ऑफ द डीएनए कंटेंट विद इन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो अगर आपको सी वैल्यू निकालनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे हमने कहा कि वो हर एक सेल में कांस्टेंट होता है, लेकिन जब सी वैल्यू की बात की जाएगी तो आपको हैप्लॉइड सेल कंसिडर करनी पड़ेगी। जब आप हैप्लॉइड सेल कंसिडर करोगे, उसके अंदर जितना डीएनए होगा, दैट अमाउंट ऑफ डीएनए, जितना अमाउंट ऑफ डीएनए वहां से निकलेगा वो निकलेगा पिकोग्राम्स में, पीजी में। तो वो होगा उसका सी वैल्यू। ओके, और ये कांस्टेंट होता है एक स्पीसीज के अंदर, एक स्पीसीज के अंदर हमेशा वो कांस्टेंट होता है। अगर आप हैप्लॉइड सेल कितनी बार भी अगर कलेक्ट करेंगे मैंगो का, तो उसका जो सी वैल्यू है वो पिकोग्राम से में हमेशा कांस्टेंट आएगा। ओके, नाउ सी, the eukaryotes vary greatly in DNA content but always contain much more DNA than the prokaryotes। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेशन लगाया जा सकता है, जैसे पैराडॉक्स में हमने कहा कि टोटली वहां पे कोरिलेशन लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कोरिलेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पॉइंट बताया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट से ओटिक सेल में जो डीएनए होता है, जैसे आपको यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल दिख रही है, बैक्टीरियल सेल दिख रही है, इन प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए कंटेंट होता है, इनके डीएनए से हमेशा यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो ज्यादा देखा गया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो है वो ज्यादा डेवलप है, ज्यादा एडवांस एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द प्रोकैरियोट्स हैज द लेसर अमाउंट ऑफ डीएनए एंड देन द यूकैरियोट्स, एंड दिस इज ट्रू। ये ट्रू है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है इन जनरल जो है प्रोकैरियोटिक सेल से उनके अंदर ज्यादा डीएनए होता है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि पैराडॉक्स की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जनरलाइजेशन है कि प्रोकैरियोट्स से लेके तो यूकैरियोट्स तक ये एक जनरलाइजेशन है। लेकिन जो अगर हम हर एक स्पीसीज अगर टैली करें, तो वो पैराडॉक्स जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी से करस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर सारे स्पीसीज अगर हम चेक करें सी वैल्यू के लिए, तो उनमें कांस्टेंटनेस आती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये पैराडॉक्स तैयार हुआ है। लेकिन इन जनरल अगर हम सोचे, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल होते हैं, सिंपल सेल होते हैं, उनसे ज्यादा डीएनए जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। जैसे ह्यूमंस में ज्यादा डीएनए का कंटेंट होता है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, राइट। नाउ सी, द लोअर यूकैरियोट्स इन जनरल हैव द लेस डीएनए सच एज द नेमाटोड, कोइनोरैबिटिस इलेंजस, which has only 20 times more DNA than the E. coli। देखिए ये जो यहाँ पे निमेटोड दिखाया गया है, इसका E. coli से बस 20 टाइम्स ही ज्यादा वहां पे जीनोम है। ठीक है, या फिर जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, which has a 40 times the more DNA than the E. coli। E. coli से ज्यादा 40 टाइम्स किसका डीएनए है, इट्स अ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ओके, तो एक तरफ अगर निमेटोड अगर आप कंसीडर करते हो और दूसरी तरफ अगर आप फ्रूट फ्लाई कंसीडर करते हो, तो उनका अगर डीएनए कंपेयर करते हो आप इकोलाई सेल के साथ, तो निमेटोड का जो डीएनए है इट इज 20% मोर देन द इकोलाई सेल, और जो
फ्रूट फ्लाई होती है उसका 40% ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी ई कोलाई सेल. ऑलराइट, नाउ सी vertebrates have the greater DNA content. जनरली डीएनए कंटेंट जो होता है vertebrates का वो ज्यादा होता है, अबाउट 3 पिकोग्राम्स उनका डीएनए कंटेंट होता है. इन जनरल अबाउट 700 टाइम्स मोर देन द ई कोलाई. देखिए ई कोलाई से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं. ई कोलाई के बाद जो हमने देखा था पहला, वहां पे हमने निमेटोड कंसिडर किया था जो 20 टाइम्स ग्रेटर था. ठीक है, उसके बाद जो है हमने ड्रोसोफिला को कंसिडर किया था जो 40 टाइम्स ग्रेटर था. उसके बाद अगर आप वर्टिब्रेट्स को अगर कंसिडर करते हो वर्टिब्रेट्स को, तो उसमें 700 टाइम्स जो है मोर ये देखा जाता है डीएनए एज कम्पेयर टू द ई कोलाई. ई कोलाई के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 700% मोर डीएनए वर्टिब्रेट्स में. ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट डीएनए कंटेंट इज दैट ऑफ द सैलामेंडर, दैट इज कॉल्ड द एम्फियोमा, व्हिच हैज अबाउट 84 पीजी ऑफ डीएनए. तो उनमें देखिए सैलामेंडर में जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए हमें देखने को मिलता है. और वो कितना है? इट्स 84 पीजी. ठीक है, 84 पीजी ऑफ डीएनए हमें देखने को मिलता है. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जनरली वर्टिब्रेट्स में क्या बोला जाता है कि 3 पीजी ऑफ डीएनए होता है, लेकिन उसी में एक्सेप्शन देखिए सैलामेंडर जो है उसमें 84 पीजी ऑफ डीएनए है. तो इससे आप समझ सकते हो कि पैराडॉक्स क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ये वेरी करता है बहुत, ये एक्सट्रीमली वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज. हो सकता है कोई एक सैंपल से दिखने वाली ऐसी जो स्पीसीज है ये सैलामेंडर एम्फियोमा की, इसमें 84 पीजी का डीएनए कंटेंट है. अब ये समझ में नहीं आता है कि ये रिलेटिवली इतना तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है नहीं, लेकिन फिर भी इतना डीएनए कंटेंट यहाँ पे क्यों है. तो इतना डीएनए कंटेंट होने की वजह से यहाँ पे जो है वो पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि ये समझ में नहीं आती है गुत्थी कि ये कैसे यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ डीएनए और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उतने डीएनए की यहाँ पे इवोल्यूशन में क्यों जरूरत पड़ी होगी, या फिर इवोल्यूशन में जो डीएनए का वहां पे इवॉल्व हुआ है उसके बॉडी के अंदर डीएनए, ये क्यों इवॉल्व हुआ होगा. राइट, तो इसी की वजह से ये जो है ये पैराडॉक्स यहाँ पे क्रिएट होता है. नाउ जो मैन होता है इट हैज अबाउट 3 पीजी ऑफ द डीएनए कंटेंट पर हैप्लॉइड जीनोम. हमारा जो हैप्लॉइड जीनोम होता है उसमें 3 पीजी होता है डीएनए कंटेंट. राइट, इसी को हम 3 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखते हैं बेस पेस. राइट, दैट इज द ह्यूमन जीनोम कुड अकोमोडेट 3 मिलियन एवरेज साइज प्रोटीन इफ ऑल द डीएनए वेयर कोडिंग. अगर हमारा हर सारे डीएनए अगर कोडिंग में आ जाए, मतलब वहां पे कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी है जो ढूंढे गए, लेकिन अगर ये सारा का सारा अगर कोडिंग करने लगे ये डीएनए सीक्वेंस, तो अगर सबको हम कोडिंग सीक्वेंस कंसिडर करें तो वो 3 मिलियन एवरेज साइज प्रोटीन्स वहां पे बना सकता है. हाउ मेनी? 3 मिलियन एवरेज साइज प्रोटीन्स वहां पे बना सकता है अगर हमारा टोटल डीएनए जो है अगर वो कोडिंग रहा तो. और इफ इट कंटेन्स दैट मच स्ट्रक्चरल जीन्स. ओके, एंड इफ दिस वाज ट्रू, salamanders could have 30 times more genes than the human beings. This is called the C value paradox. देखिए, अगर ये सच भी है कि अगर हम मान के चले कि कोडिंग सारे के सारे हमारे जो जीन्स है, सारे स्ट्रक्चरल जीन्स है और सब कोड करते हैं, ठीक है, तो कोड करते हैं तो उसके बाद हम कितना 3 मिलियन एवरेज साइज जो है वो प्रोटीन्स बना सकते हैं. लेकिन फिर भी सैलामेंडर जो है वो 30 टाइम्स ज्यादा जीन्स रखता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. तब भी जब हम हमारे सारे जीन्स को कोडिंग समझ रहे हैं, उनमें से कुछ नॉन कोडिंग भी है, लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली कंसिडर करते हैं कि ह्यूमंस के डीएनए के अंदर जितना कुछ सीक्वेंस है, जितना भी डीएनए है, सबको कोडिंग में समझा जाए, तो ये जो डीएनए है फिर भी कम होगा सैलामेंडर डीएनए से, क्योंकि वो 30 टाइम्स मोर जीन्स रखता है देन द ह्यूमन बींग्स. अब आप बोलोगे कि देखिए यहाँ पे जो ह्यूमंस है और यहाँ पे सैलामेंडर है, तो सैलामेंडर ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स है सैलामेंडर से, तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ह्यूमंस में ज्यादा जीन्स होने चाहिए थे और सैलामेंडर में वहां पे कम जीन्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रू नहीं है. तो इसलिए वजह से ये पैराडॉक्स तैयार हुआ है, दिस वैल्यू और दिस पैराडॉक्स इज कॉल्ड एज दिस सी वैल्यू पैराडॉक्स, कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है वो डीएनए का कंटेंट जो है करस्पॉन्ड नहीं करता है. नाउ it was detected quite early that there was a very little connection between the morphological complexity of the eukaryotic organism and their DNA content. जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर कंसिडर किए जाए सारे और उनका डीएनए कंटेंट अगर वहां पे देखा जाए, तो ये जो डीएनए कंटेंट है ये कभी भी मैच होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है. उसकी मार्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है बहुत ज्यादा हो, मतलब कोई अगर प्लांट है वो बहुत बड़ा है, उसकी मार्फोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी उसके पास सैलामेंडर से ज्यादा जीन्स नहीं है. तो ये हमें क्या दिखाता है कि इट शोज द सी वैल्यू पैराडॉक्स. वैसे ही ह्यूमंस का भी एग्जांपल हमने देखा कि ह्यूमंस के पास कम जीन्स है एज कम्पेयर टू सैलामेंडर. तो एम्फियोमा का जो जीन्स है जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन से ज्यादा भी जीन्स रखता है, ऑल्दो वो ह्यूमन से कम कॉम्प्लेक्स है या फिर लेस कॉम्प्लेक्स है, तो इसी को बोला जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स. 34 lakhs base pair in a DNA has about 3000 genes. उसके पास 3000 genes होते हैं. Although it is difficult to estimate how many different types of genes exist in the human genome, there could be probably not more than 20,000 to 30,000 genes. जैसे हम बोल सकते हैं कि E. coli में जैसे नियरली 3000 genes होते हैं, उसी तरह ह्यूमंस में बस एक जजमेंट है कि 20,000 से लेके वहां पे 30,000 तक जीन्स हो सकते हैं. तो फिर से ये बात प्रूव होती है कि जैसे सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये जीन्स का नंबर जो है वो कम लगता है एज कम्पेयर टू सम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ऑल्दो कि हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, इवोल्यूशन में ऐसा लगता है कि हम यहाँ सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमसे लेस कॉम्प्लेक्स है, फिर भी उनका जीनोमिक कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है. ओके, तो जीनोमिक कंटेंट उनका हाई होने की वजह से जो है वहां पे सी वैल्यू पैराडॉक्स जैसी थिंग वहां पे अराइज होती है. ऑलराइट,
So this is all about the C-value paradox. Thank you very much for watching this video. Please like the video. Please share this video with your friends who are studying the botany. And if you haven't subscribed to the Botany Optional channel yet, please subscribe to the Botany Optional channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this. See you in the next one.